Hi, good morning, my dear student. Today we will discuss your class 11th history, chapter 7, unit 2, changing cultural tradition. Dear student, as you know that we have discussed about your chapter. Probably we have completed your this chapter, changing cultural tradition. Every and each topic we cover. हम लोगों ने इस चैप्टर के सभी टॉपिक को एक सिस्टमेटिक वे से कवर कर लिया, पढ़ लिया हम लोगों ने इसके बारे में. हम लोगों ने ये भी देखा कि किस तरीके से 14 to 17th सेंचुरी यूरोप में एक बदलाव आया. और अगर लास्ट टॉपिक को भी हम पहले टॉपिक से जोड़ दें, इंट्रोडक्शन से जोड़ दें, तो इतिहासकार इस बात पे प्रश्न उठाते हैं कि क्या रेनेसांस जो शब्द इस्तेमाल किया गया, प्रयोग किया गया चेंजिंग कल्चरल ट्रेडिशन के लिए, वो कहां तक सही था. इन चीजों पे अगर आप विस्तार से बात करेंगे. ओके, लेट मी राइट द नेम ऑफ चैप्टर, क्लास 11th, क्लास 11th हिस्ट्री, चैप्टर changing cultural tradition. Changing cultural tradition. Date. Okay. So, my dear student, today we will try to explain the whole topic, whole paragraph which is given in your chapter. हम आज पूरे चैप्टर को एक क्लास में पढ़ने का प्रयास करेंगे. किस तरीके से 14-15 सेंचुरी के बदलाव को एक नए स्वरूप में देखा गया, क्या उसका मतलब निकला, और फिर इतिहासकारों ने उसे क्यों कहा कि सिर्फ बदलाव जो 14th सेंचुरी में हुआ, 14 से 17th सेंचुरी के बीच हुआ, वो केवल जो चेंज था, वो चेंज सिर्फ 14 to 17th सेंचुरी के बीच का ही नहीं माना जाना चाहिए, बल्कि इसके पहले भी इस तरह के बदलाव हो रहे थे. और जैसा कि उन्होंने प्रूफ करने का प्रयास किया, मैंने एक नाम लिया था. इफ यू हैव रिमेंबर माई प्रीवियस क्लास वेयर वी स्टडीड अबाउट द स्टेटमेंट ऑफ पीटर बर्ग, एंड पीटर बर्ग हाउ द क्वेश्चन द व्यू ऑफ पीटर बर्गहार्ट, जैकब बर्गहार्ट. माय डियर स्टूडेंट, Peter Berg tried to prove that the word Renaissance is not reflected the whole changes. I mean to say that the changes which happened during 14th century to 17th century AD in European scenario, especially Italy. He tried to prove that कि जो बातें कही जा रही हैं वो कहाँ तक सही हैं, और सिर्फ ये कहा जाए कि ये बदलाव 14th सेंचुरी के लास्ट में शुरू हुआ और 17th सेंचुरी तक हुआ, और ये पूरा बदलाव सिर्फ इसी समय हुआ, ये बात सही नहीं है. तो पहले हम स्टार्ट करते हैं आपके चैप्टर की शुरुआत से. हम इंट्रोडक्शन में हमने बात की थी कि किस तरीके से ये काल, ये समय, ये बदलाव का काल कहा गया. चेंजिंग कल्चरल ट्रेडिशन में क्या क्या बदला, और इन बदलाव का क्या असर पड़ा सोसाइटी के ऊपर, आर्किटेक्ट के ऊपर, पॉलिटिक्स के ऊपर, लोगों की थिंकिंग के ऊपर, आइडियोलॉजी के ऊपर,
जो बदलाव हुए, हमने स्टार्टिंग में आपसे बात की थी और हमने कहा था कि 14th सेंचुरी का जो समय था इस 14वीं सदी में और 14वीं सदी से 17वीं सदी के बीच का टाइम, 14 to 17th सेंचुरी, 14 के लास्ट और 17 तक जो ये पूरा सिनेरियो बदल रहा था यूरोप का। अनेक देशों में नगरों की संख्या बढ़ रही थी, शहर बढ़ रहे थे, विशेष प्रकार की अर्बन कल्चर डेवलप हो रही थी। नगर के लोग अब ये सोचने लगे थे कि गांव के लोग से वो अधिक सभ्य हैं। इस तरह की विचारधारा लोगों के मस्तिष्क में आ रही थी कि दे वर मोर सिविलाइज्ड देन रूरल एरियाज पीपुल हु लिव्ड इन सिटी और टाउन्स। तो ये सारी चीजें, और इन नगरों में कुछ नगर जैसे फ्लोरेंस थे, वेनिस था, और जिनेवा थे, ये वो नगर थे जो सांस्कृतिक विविधता का केंद्र बने। कला और संस्कृति यहाँ पे आई, साहित्य का विकास हुआ, वैज्ञानिक तकनीकी हुई। तो इन सभी ने लोगों को ये सोचने के लिए मजबूर कर दिया कि वाकई में बदलाव हो रहा है। अब इन नगरों को कुछ जायज स्वायत्ता भी मिल रही थी, और ये स्वायत्ता, ये ऑटोनॉमस जो स्पेशलिटी थी, वो लोगों के मस्तिष्क में ये बात भरने में सफल रही कि 14th सेंचुरी से 17th सेंचुरी के बीच का काल बदलाव का काल था, जिसमें हर क्षेत्र में लोगों के जीवन में बदलाव आए। ये वही समय था जब प्रिंटिंग प्रेस डेवलप हुआ। अब बाइबिल जो मैन्युस्क्रिप्ट फॉर्म में लोगों के पास पहुंचती थी, अब वो प्रिंटेड रूप में पहुंचने लगी। बाइबिल के जो कुछ कम अंश ही लोगों तक पहुंच पाते थे, अब वो अधिक संख्या में लोगों के पास पहुंचने लगे। और अब जो क्लैरिटी मैन का प्रभुत्व था, जो प्रिस्ट का प्रभुत्व था, वो खत्म हो गया, समाप्त हो गया। अब लोग बाइबिल की व्याख्या खुद से करने लगे। तो धार्मिक करप्शन अपने आप मिटा। हमने आपसे बताया था, अगर आपको याद होगा, तो मैंने कहा था डिस्कस एंड डिबेट इन क्रिश्चियनिटी टॉपिक में, तो वहां पे मार्टिन लूथर ने किस बात पे अपोज किया था? उसने कहा था कि जो रिलीजियस करप्शन है वो खत्म होना चाहिए। थॉमस मोर और इरेस्मस जैसे विचारकों ने इंडल्जेंस की व्यवस्था पे प्रश्न चिन्ह उठाया कि किसी को पाप मोचक पत्र कैसे दिया जा सकता है। पूरे साल कोई पाप करे और साल के अंत में चर्च से वो इंडल्जेंस प्राप्त कर ले, जितने पाप किए थे सारे पाप माफ हो जाएं। ऐसा कैसे हो सकता है? ये सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप लोगों के सामने आने लगी। कला और संस्कृति के क्षेत्र में तमाम सारे थिंकर्स, फिलोसोफर्स, पेंटर, आर्किटेक्ट, साइंटिस्ट अब यूरोप के विभिन्न भागों से इटली में आके स्थापित हो रहे थे। इटली में आकर के उन्होंने अपना निवास स्थान बना लिया था। अब वो इटली में रहना शुरू कर दिए थे, इसलिए इटालियन सिटी एक बार नए फॉर्म में रिवाइव हो रही थी। 14th सेंचुरी, 13th सेंचुरी के लास्ट तक आते आते रोमन एम्पायर पूरी तरीके से नष्ट हो चुका था, और चर्च के पास इतनी ताकत नहीं थी कि वो पूरे को एक साथ जोड़ के रखे। एक बड़ा प्रश्न ये भी था, और ये सारी दशाएं इटली के रिवाइवल में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे। इटली के नगरों का विकास हो रहा था, इटली के नए नए शहर बन रहे थे, और इन शहरों में जो सबसे महत्वपूर्ण बात थी, कहता है कि फ्रॉम द 12th century, as the Mongols opened the trade with China by the Silk Route, as trade with Western European continents, that played very important role to connect with two culture, Asiatic culture and European culture.
and other things. That was the time when the two competitors, I mean to say that the Islamic culture and the Christian culture, they were connected with the trade. Mutual understanding that was developed. एक दूसरी जगह पहुंचा, अपनी संस्कृतियों अपने सामानों को एक जगह से दूसरी जगह बेचा, और जो कोस्टल रीजन में थे इटली के वो नगर जो भूमध्य सागर मेडिटेरियन सी के तटवर्ती इलाकों पर स्थित थे, वो शहर विकसित हुए, एक नए रूप में डेवलप हुए। इन सारे बदलाव ने इटली के नगरों के रिवाइवल ऑफ द इटली में महत्वपूर्ण रोल निभाया। इन चीजों के बारे में हम लोगों ने बात किया था विस्तार से। हम लोगों ने एक महत्वपूर्ण बात और भी की थी, अगर आपको याद होगा। मैंने आपसे कहा था कि अब इतिहासकारों का एक वर्ग ये मानने लगा था कि सिर्फ पॉलिटिकल हिस्ट्री ही हिस्ट्री नहीं है, वरन पॉलिटिकल हिस्ट्री के साथ साथ कल्चरल हिस्ट्री को भी पढ़ा जाना चाहिए, सोशल हिस्ट्री को भी पढ़ा जाना चाहिए, इकोनॉमिकल हिस्ट्री पर भी ध्यान देना चाहिए। केवल पॉलिटिकल और रिलीजियस हिस्ट्री ही सिर्फ हिस्ट्री का पार्ट नहीं है। What I told you in your previous class, if you have remember, that Leopold von Ranke, what was their statement? Leopold von Ranke, he emphasized that the political history should be covered from the different the documents, official documents, biographies, articles, diary, and historians focused himself the history of the political families and the kings, their administrations, and their act, what happened in their life, their opportunities also, my dear student. But the disciple of Leopold von Ranke, Jacob Burckhardt, who questioned the view of Leopold von Ranke that not only the political history is called the whole history, I mean to say that कि सिर्फ राजनीतिक इतिहास ही इतिहास का संपूर्ण भाग है, ये कहना कहाँ तक सही है? तो उन्होंने इस पर क्वेश्चन उठाया, उनका नहीं, नो, इट इज नॉट टू गुड, वी शुड स्टडी अबाउट द सोसाइटी, कल्चर, इकोनॉमी आल्सो, कैसे बदलाव हुए, लोगों के सामाजिक जीवन कैसे बदले, लोग एक दूसरे से कैसे इंटरेक्ट हुए, इन चीजों को भी सोचना एक महत्वपूर्ण बात है। पीपल शुड अंडरस्टैंड अबाउट दैट, लोगों को इसके बारे में सोचना चाहिए। और उन्होंने अपनी पुस्तक लिखी इसी पे 1860 में, द सिविलाइजेशन ऑफ द रेनेसांस ऑफ इटली, द सिविलाइजेशन ऑफ द रेनेसांस ऑफ द इटली। दैट बुक succeeded to express the view of Jacob Burckhardt that people should study not only the political history but also the cultural and the economical history of the era and era, दोनों समय और क्षेत्र का। उन्होंने अपनी बात से ये सिद्ध करने का प्रयास किया। ये एक महत्वपूर्ण बदलाव था, ये एक सोच थी जो 14th सेंचुरी के इतिहास की जानकारी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण थी। इवन 14th सेंचुरी से हमें एक लंबा इतिहास मिलने लगता है, एविडेंस मिलने लगता है, रिसोर्स मिलने लगते हैं, और इन रिसोर्स के आधार पे हम इतिहास को एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे कौन कौन से पोर्शन, कहते हैं देयर इज ए वास्ट अमाउंट ऑफ मटेरियल ऑन द यूरोपियन history from the 14th century, documents, printed books, paintings, sculptures, buildings, textiles. Much of this has been carefully preserved, and archives, art galleries, and the museum in Europe and America gives us a lot of information about the history of 14th to 17th century. Lot of evidences, बहुत सारी चीजें हमारे पास इनको जानने के लिए, समझने के लिए।
और ये चीज़ें इसलिए भी जरूरी हैं, हमारे लिए हेल्पफुल हैं, क्योंकि हम इन चीज़ों के आधार पे इतिहास को एक नए स्वरूप में देख सकते हैं, समझ सकते हैं, सोच सकते हैं। 19वीं शताब्दी के इतिहासकारों ने रेंसा, एक वर्ड रेंसियंस, इसका आधुनिक अर्थ है, मॉडर्न वर्ड में रेंसियंस की मीनिंग होती है रीबर्थ, का यूज किया। फ्रॉम द 19th century, historian used the term renaissance, literally rebirth, to describe the cultural changes of this period. The historians who emphasized these most was a Swiss scholar Jacob Burckhardt. 19वीं शताब्दी के लेखकों ने रेंसियंस वर्ड रेंसा शब्द का इस्तेमाल किया पुनर्जागरण के अर्थ में, इस काल के सांस्कृतिक परिवर्तनों को जो बताता है। स्विट्जरलैंड के बेसल विश्वविद्यालय के इतिहासकार जैकब बर्कहार्ट ने इस बात पर बहुत अधिक बल दिया कि हमें सांस्कृतिक इतिहास के बारे में जानना चाहिए। और फिर इस तरह से इटली के नए नगरों के विकास में उन सांस्कृतिक चीजों ने, व्यापार ने किस तरीके से महत्वपूर्ण रोल प्ले किया, और किस तरीके से इटली, वेनिस और जिनेवा जैसे नगर, जो कि अपने समय के अन्य नगरों से भिन्न थे क्योंकि वो राजाओं के द्वारा कंट्रोल होते थे या गवर्नरों के द्वारा कंट्रोल किए जाते थे, लेकिन ये नगर ऐसे थे जो व्यापारिक समुदाय के द्वारा कंट्रोल किए जाते थे, अलग थे। यहां पे लोगों ने, आई मीन टू से दैट टाइप ऑफ सिटी, इटली, वेनिस, जेनेवा टाइप सिटी, इट वॉज फेमस फॉर देयर द कल्चरल एक्टिविटीज ऑल्सो, चर्च। It changed their view in that type of city. Florence, Italy, Geneva and Venice. Architect, scientists, painters, scholars, they were patronized by the prosperous and wealthier people. And that's the result, the new type of approach, new type of the architect, paintings, text, that was developed. तो ये बदलाव आया। और 14th सेंचुरी में एक और बड़ा बदलाव था, वो था ह्यूमनिज्म का, ह्यूमनिज्म और यूनिवर्सिटीज का। इटली के शहरों में यूनिवर्सिटीज की स्थापना हुई। 13th सेंचुरी में इटली में पाडुआ यूनिवर्सिटीज बना। पाडुआ विश्वविद्यालय ने किस तरीके से ह्यूमनिस्ट आइडियोलॉजी को एक्सपेंड किया, वाइड स्प्रेड किया पूरे इटली के साथ साथ यूरोपियन देशों में, ये बताने की जरूरत नहीं है, बिकॉज वी हैव डिस्कस दैट पॉइंट अ लॉट इन आवर प्रीवियस क्लासेस। आफ्टर पाडुआ यूनिवर्सिटी, वोल्गाना यूनिवर्सिटी आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटी। और फिर इस तरीके से तमाम सारे पेट्रार्क के टाउन्स में भी यूनिवर्सिटीज खुलने लगे। ब्रेसल यूनिवर्सिटी, जहां के बारे में बात की कि जैकब बर्कहार्ट वहां के थे, वो तो बहुत बाद में स्थापित हुआ, लेकिन अब विश्वविद्यालयों की स्थापना शुरू हो चुकी थी मॉडर्न यूरोप में। ये ह्यूमनिस्ट अप्रोच का ही देन थी। अब यहाँ पे एक वर्ड जो बार बार मैं कह रहा हूं, ह्यूमनिस्ट, ह्यूमनिज्म, ह्यूमनिज्म या ह्यूमनिस्ट, ह्यूमनिस्ट वर्ड लैटिन वर्ड है जो ह्यूमनिटास से बना हुआ है। ह्यूमनिस्ट उन्हें कहा जाता था जो ग्रामर के साथ साथ पोएट्री, मोरल फिलॉसफी जैसे तमाम विषयों के जानकार होते थे। उन्हें वो विषय आते थे, वो उन विषयों के बारे में अच्छी जानकारी रखते थे, उन्हें कहा जाता था
My dear student, what I told you, try to understand that the person who know about the different subject, who called humanist. Copernicus was humanist. Leonardo da Vinci was humanist. Michelangelo Buonarroti who was humanist. Fidel Cassandra, humanist. Andrew Vesalius, even he was the scholar of science, but he was also humanist. ड्यूरर, ह्यूमनिस्ट. तमाम सारे नाम आप लेंगे, सभी उस समय के ह्यूमनिस्ट ही थे. और इस ह्यूमनिस्ट अप्रोच ने लोगों को डिस्कस और डिबेट करने के लिए प्रेरित किया. ही प्रमोट द कॉमन पीपुल टू डिस्कस द व्हाट इज ट्रू एंड व्हाट इज रॉन्ग, व्हाट इज फॉल्स, ऑन द बेसिस ऑफ देयर एनालिटिकल अप्रोच. क्या सही है, क्या गलत है, इन चीजों को जानने के लिए विश्वविद्यालय क्यों बने, ये भी महत्वपूर्ण बात है. व्हाई द विश्वविद्यालय was made or developed? Because, as I told you, the trade and commerce played very important role to introduce the new type of culture. ट्रेड और कॉमर्स के आने से बड़ी संख्या में लोगों को लॉयर्स की जरूरत पड़ी. ट्रेड और कॉमर्स के आने से बड़ी संख्या में लोगों को अपने लेखा और बहियां तैयार करने के लिए, बॉन्ड्स को तैयार करने के लिए लेखकों की जरूरत पड़ी. ट्रेड और कॉमर्स ने लोगों को अपने पत्र, अपने व्यापारिक दस्तावेजों को तैयार करने के लिए तमाम सारे ऑडिटर्स, राइटर्स, लॉयर्स, लीगल एडवाइजर की जरूरत पड़ी. और ये सारी चीजें ह्यूमनिज्म ने अवेलेबल कराई और इसीलिए विश्वविद्यालय बने और ह्यूमनिस्ट आइडियोलॉजी डेवलप हुई. ये था यूनिवर्सिटीज और ह्यूमनिज्म. और फिर मैंने आपको इसमें बताते हुए कहा था कि किस तरीके से अब समय आ गया था कि व्यक्ति अब केवल अपने शहर या अपने देश के नाम से नहीं जाना जाता था, बल्कि वो व्यक्ति अपने काम से जाना जाएगा. जैसे कुछ नाम मैंने आपको बताए थे, अगर आपको याद होगा तो मैंने कहा दांते अग्रहारी, जो धार्मिक संप्रदाय विशेष से संबंधित नहीं थे, पर उन्होंने अपनी जो कलम थी, अपना जो लेखन था, उसको धार्मिक विषयों पर ही चलाया, लिखा. एक लेखक कलाकार था, आई मीन टू से दैट एक पेंटर्स था, जोटो जिन्होंने जीते जागते पोर्ट्रेट बनाए. उनके बनाए हुए पोर्ट्रेट पहले के कलाकारों की तुलना में बेजान नहीं थे, बल्कि ऐसा लगता था कि मानो वो बोल देगा. फिर धीरे धीरे फ्लोरेंस, इटली में इसे जीवंत और बौद्धिक नगर के रूप में जाना जाने लगा. इन कलाकृतियों के क्रिएशन का केंद्र बना ये नगर वेनिस. रेनेसां व्यक्ति शब्द का प्रयोग उस मनुष्य के लिए किया था जिसे अनेक रुचियां हो, जिसमें अनेक हुनर हो, जो अनेक विषयों का भारती हो. इस तरह के विचार उनके लिए रखे गए जो सब चीज जाने, मॉडर्न ह्यूमन उनको कहा गया. अब यहीं पे हमने बात की थी कि इतिहास के किस पे, डिवाइडेशंस पे, कालक्रम पे. और हमने कहा था मिडिल एरा कब से कब तक कहेंगे, तो यूरोपियन इतिहासकारों ने यूरोप के मध्यकाल को बांटा. उन्होंने कहा 5 to 9th century AD, that was called Dark Age. 9th to 12th century, 11th century, 9th to 11th century, 200 years, that is called Early Middle Era. And then after 11th to 14th century, that was called Middle Era, Middle Era. और फिर 15th century onwards that is called, या ऐसे कहें कि 11th to 14th century लेटर मिडिल एरा, और 15th century onwards जो मॉडर्न एरा के रूप में जाना जाता है. और मैंने आपको याद होगा तो बताया था कि किस तरीके से भारत में मिडिल एरा की स्टार्ट कब से मानी जाती है, बैटल ऑफ तराइन से. तराइन का द्वितीय युद्ध या प्रथम युद्ध 1191-1192, 12th century.
और हमने यहाँ तक कहा था कि भारतीय इतिहासकारों में मतैक के नहीं है, कुछ कहते हैं कि 712 में जब मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर अटैक किया उस समय से भी हम इसको मान सकते हैं, ले सकते हैं। अब इसके बाद का टॉपिक हमने एक्सप्लेन किया था कि अरबियों का योगदान, जो अरब विद्वान थे, उन्होंने किस तरीके से विज्ञान और फिलॉसफी के क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। यहाँ पे हमने 2 लोगों के नाम लिए थे, आपको याद होगा, हमने इब्न रसूद, इब्न सीना जैसे यूरोपीय विद्वानों के नाम हमने लिए थे। इन लोगों ने तमाम सारे काम किए अरबी लेखकों में। हकीम और मध्य एशिया के बुखारा के दार्शनिक इब्न सीना, इसको लैटिन में एविसीनिया, जो आयुर्विज्ञान विश्वकोश के लेखक अल राजी में इनका उल्लेख था, काम किया था, इनके नाम हम ले सकते हैं। एरिस्टोटल, प्लेटो और सॉक्रेटिस जैसे विद्वानों की किताबों को इन लोगों ने ग्रीक से अरेबिक में ट्रांसलेट किया। और आश्चर्य की बात यह थी कि उनके द्वारा ट्रांसलेट किए गए बुक बाद में इंग्लिश में ट्रांसलेट किए गए। तो ये जो बुक ट्रांसलेट हो रहे थे, ये जो बाद की किताबों को कन्वर्ट किया जा रहा था, ट्रांसलेट किया जा रहा था अरेबिक लैंग्वेज से इंग्लिश लैंग्वेज, ये महत्वपूर्ण था। डियर स्टूडेंट, दिस इज द वेरी स्ट्रेंज मैटर। ये एक महत्वपूर्ण बात थी। नेक्स्ट टॉपिक हमने पढ़ा था आर्ट एंड रियलिज्म। डोंट माइंड दिस टॉपिक, आई ऑल्सो एक्सप्लेन विथ योर बुक्स। आई होप आई विल try to give you the topic art and realism। मैं आपको इसके बारे में बुक के माध्यम से कल एक्स रिकॉर्डर से आपको वीडियो दे दूंगा, आप उसको देखिएगा, जहाँ पे हम बात करेंगे किस तरीके से ड्यूरर, माइकल एंजेलो और लियोनार्डो दा विंसी ने सोचा और उन्होंने उस पर काम किया। हमने फिर आर्किटेक्चर पे बात की थी, प्रिंटेड बुक पे बात की थी, जोहानसन गुटेनबर्ग ने किस तरीके से प्रिंटिंग मशीन बनाई, बाइबिल दूर दराज के क्षेत्रों में पहुंचा, और फिर एक नई संकल्पना, न्यू एस्पिरेशंस आई, महिलाओं को आशाओं और इच्छाओं पे हमने बात की। हमने वहां कहा था कि किस तरीके से फिदेल कसांद्रा और इसाबेल जैसी महिलाएं अपनी महिलाओं के विमेंस के एजुकेशन के बारे में बात कर रही थी। वो ये कह रहे थे कि जो विमेंस हैं उन्हें जरूर से जरूर पढ़ना चाहिए, एजुकेट होना चाहिए। वो कहती हैं कि जो ये एजुकेशन है वो हमें कोई रिवार्ड नहीं देगा, हमें कोई सम्मान प्राप्त नहीं कराएगा, लेकिन फिर भी हमें पढ़ना चाहिए। आपको याद होगा कि जब मैंने आपसे कहा था कि जो बौद्धिक महिलाएं थी, कुछ उस समय की जो विमेंस थी, वो इंटेलेक्चुअल थी, वो न केवल एक अच्छी स्कॉलर थी, लेखक थी, ह्यूमनिस्ट थी, बल्कि वे उनके अंदर इमोशंस भी था। वेनिस की निवासी कैसांड्रा फेदेल ने लिखा कि यदि महिलाओं को शिक्षा न तो पुरस्कार देती है और न ही किसी सम्मान को प्राप्त कराती है, फिर भी महिलाओं को शिक्षा प्राप्त करना चाहिए, शिक्षा ग्रहण करना चाहिए। या उस समय की उन थोड़ी सी प्रबुद्ध महिलाओं में से एक थी जो ये मानती थी कि विमेंस को एजुकेट होना चाहिए, और इससे प्रभावित होकर के पाडुआ यूनिवर्सिटी ने उनको ओरिएंटेशन के लिए अपने यहाँ आमंत्रित किया, बुलाया। हमने आपको एक और विमेंस का नाम बताया था, मैंने कहा था मांटुआ की मार्चिसा इसाबेल। मांटुआ की मार्चिसा इसाबेल, मांटुआ एक छोटा सा राज्य था। अपने पति के बाद मांटुआ की इसाबेल गद्दी पे बैठे और अपनी बौद्धिकता के कारण जानी गई। विमेंस के बारे में मैंने 3 कैटेगरी में बात करके अध्ययन करने के लिए कहा था। मैंने कहा था एक पार्ट में आप पढ़िएगा किसको, ट्रेडर्स फैमिली के, व्यापारिक महिलाओं, व्यापारिक परिवार की महिलाओं को, जिनको कुछ ऑटोनॉमस राइट्स मिले हुए थे, जैसे पति की मृत्यु के बाद या पति के विदेश जाने के बाद वे व्यापारिक कामों को चला सकें, कर सकें, वो करती थी। दूसरे में सामान्य वर्ग की महिलाएं जो पूरी तरीके से पिता या भाई के ऊपर डिपेंड थीं। डॉरी में अगर उनके पास पैसे नहीं होते थे तो उन्हें कॉन्वेंट भेज दिया जाता था, नन बना के। और फिर तीसरा वर्ग था जो इंटेलेक्चुअल वर्ग था, जो पढ़े लिखे लोग थे। और एक क्लास आप और बांट सकते हैं जिसमें आप कैटेगराइज कर सकते हैं रॉयलिस्टिक फैमिली, रॉयल फैमिली, जहाँ पे कुछ ज़्यादा अधिकार थे
अन्य वर्ग की तुलना में, जैसे मांटुआ की इसाबेल। और फिर हमने डिस्कस और डिबेट में थॉमस एडिसन्स की बात की, फिर हमने बात की मार्टिन लूथर की, फिर हमने बात की किस तरीके से पुरानी परंपरावादी सोच, कैथोलिक की जो पुरातन पंथी सोच थी उसको उन्होंने चैलेंज किया, और इस चैलेंज में किस तरह से साइंटिफिक अप्रोच ने महत्वपूर्ण रोल निभाया। अर्थ सेंट्रिक यूनिवर्स को अपोज किया गया, पृथ्वी पतली है और गति नहीं करती इस बात का विरोध किया गया, लॉजिकली रूप से इसे काटा गया, इंटेलिजेंस के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठाया गया, और चर्च के लूट खसोट की संस्था को हतोत्साहित किया गया, लूट खसोट संस्था के रूप में हतोत्साहित किया गया। अब इसका रिफॉर्म हुआ चर्च के लोग भी अपने को बदले और उन्होंने अब मानव सेवा को महत्वपूर्ण हिस्सा बनाया। फिर हमने कॉपरनिकन रिवोल्यूशन पे बात की, और कॉपरनिकस रिवोल्यूशन पे हम लोगों ने 3 साइंटिस्ट की बात की, कॉपरनिकस, केपलर और गैलीलियो गैलीली। हमने आइजैक न्यूटन के भी बारे में बात की। 4 लोगों का नाम ले लीजिए, इन 4 लोगों की 4 बुक पे हमने बात की थी। हमने कहा था कि कॉपरनिकस की बुक आई द रिवोल्यूबस, इसे इंग्लिश में द रोटेशन कहते हैं। ये बुक पब्लिश हुई। इस बुक में, ये बुक कॉपरनिकस की मृत्यु के बाद पब्लिश हुई, 50 साल लग गए इसको पब्लिश होने में। 1473 to 1543 में कॉपरनिकस आए, पैदा हुए, उनकी मृत्यु हुई। 1543 में ये मर गए। मरने के 50 साल बाद, 1543 के 50 साल जोड़ लीजिए, करीब करीब 16वीं सेंचुरी में बुक पब्लिश हुई। जब केपलर ने अपनी बुक लिखी, और इस बुक में उन्होंने इस बात को बताने के प्रयास किया। केपलर की बुक थी, केपलर आए कब 1571 to 1630 तक, और गैलीलियो 1564 to 1642, 1564 to 1642। इन दोनों ने अपने प्रयोगों के द्वारा ये सिद्ध करने का प्रयास किया कि कॉपरनिकस जो कह रहे थे वो सही था। कॉस्मोग्राफिकल मिस्ट्री में केपलर ने उन बातों को प्रूव किया जिसको कॉपरनिकस ने बहुत पहले कहा था, आधी शताब्दी पहले। गैलीलियो गैलीली ने अपने बुक मोशन में इस बात को प्रूव किया, और इस बात की अंतिम रूप से अपनी मुहर लगा दी आइजैक न्यूटन ने अपनी बुक प्रिंसिपिया मैथमेटिका में। तो इस तरीके से पूरा का पूरा सेंस बदला, सोच बदली, और स्टडी ऑफ यूनिवर्स पे काम किया गया, और एक तरीके से पूरा का पूरा एक क्रांतिकारी बदलाव आया, और लोगों ने ये मान लिया कि किस तरीके से पूरा का सेंस बदला, पूरा चेंज, परिवर्तन आया। तो ये था आपका सिलेबस, आज का चैप्टर। आपके नेक्स्ट क्लास में मैं आर्टिस्ट एंड रियलिज्म टॉपिक पे, और इसके बाद के टॉपिक पे आर्किटेक्चर पे फिर एक लेक्चर दे दूंगा एक्स रिकॉर्डर के माध्यम से। तो उसे देखिए, समझिए, चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इनको समझना है। सो आज के लिए इतना ही। गुड बाय, टेक केयर।